हाय, मैं आदित्य गौरव पायलट फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। हम लोग इस लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे थे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसी के संदर्भ में हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा था, कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल पाते हैं डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से। उसी तरीके से ये लेक्चर होगा हमारा डेडिकेटेड क्रॉस प्रोडक्ट को, जिसे हम दूसरे भाषा में वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। आइए उसे एक बार हम लोग फिर से एनालाइज करेंगे कि दो वेक्टर्स के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जिस तरीके से दो वेक्टर्स के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होता है, इस वजह से डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। और उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी लाके देता है हम लोगों को एज रिजल्ट, इसलिए हम उसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या बेसिकली रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है प्लेन परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर। प्लेन क्या होता है? प्लेन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर ये प्लेन हमारा y एक्सिस है, ये हमारा प्लेन अगर x एक्सिस है, तो ये जो प्लेन होगा, ये लाइन x एक्सिस है, ये लाइन y एक्सिस है, तो ये प्लेन क्या होगा? ये प्लेन होगा हमारा xy प्लेन। ठीक है, तो ये जो प्लेन है, ये xy प्लेन है, उस पर अगर हम ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसे हम बोलेंगे प्लेन परपेंडिकुलर। अगर आप इसको इस शिफ्ट में देखते हैं तो ये है हमारा प्लेन परपेंडिकुलर। तो ये है प्लेन परपेंडिकुलर को हमारा रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एक्सिस फॉर्म में बात करेंगे तो दो एक्सिस के बीच का, यानी कि जो तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं हमारे x, y और z। ठीक है, तो ये जो प्लेन बनाएगा, जैसे कि आप इस बोर्ड को समझ सकते हैं कि ये xy प्लेन है, तो ये जो फिंगर है ये क्या है हमारा, उस पे परपेंडिकुलर, तो इसे बोलेंगे प्लेन परपेंडिकुलर। क्लियर है? उसी तरीके से अगर मेरे इस दोनों फिंगर्स की मदद से अगर हम कोई प्लेन बनाए तो वो हमारा होगा YZ प्लेन। ठीक है, ये एक एब्सेंट है YZ प्लेन, तो उसका जो प्लेन परपेंडिकुलर होगा वो होगा अबाउट x एक्सिस। डिटेल में करने के लिए हम लोग कुछ वेक्टर्स को यहाँ पे ट्रीटमेंट लेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं सबसे पहले कि हमारे पास दो वेक्टर अवेलेबल है, एक को हम A वेक्टर बोलेंगे और दूसरे को हम B वेक्टर बोलेंगे। तो दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्लियर है? यानी मान के चलिए ये है हमारा A वेक्टर और ये है हमारे लिए B वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल जो है सस्टेंशन वो है हमारे लिए थीटा। तो ये जो प्लेन होगा, ठीक है ना, मान के चलिए ये प्लेन है, जो कौन सा प्लेन कहलाएगा? AB प्लेन कहलाएगा। AB प्लेन। क्यों? क्योंकि इसी प्लेन के अराउंड हमने A वेक्टर और B वेक्टर सस्टेन किया है इस एंगल पे, तो थीटा एंगल। तो इस प्लेन पर अगर हम कहीं परपेंडिकुलर अज्यूम करते हैं, ये है हमारे लिए परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि मान के चलिए ये प्लेन है हमारा, तो ये है उस पर परपेंडिकुलर। अगर आप इस प्लेन को इस तरीके से समझना चाहते हैं तो ये देखिए, ये प्लेन है जो इसी एक्सिस के अंदर आएगा हमारा, इस प्लेन के अंदर है, और उस पर ये है परपेंडिकुलर। अब आप परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये प्लेन है, ये परपेंडिकुलर आप यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ या फिर कहीं भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसा कि आपको सस्टेंशन करने में आसानी है। तो आप यहाँ डाल सकते हैं, आप यहाँ यूज कर सकते हैं,
आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्लेन परपेंडिकुलर। मान के चलिए इस प्लेन परपेंडिकुलर को हम एक नाम देंगे, इसे हम बोलते हैं सी वेक्टर। क्लियर है? तो प्लेन परपेंडिकुलर एक्चुअली हम लोगों को रिप्रेजेंट कर क्या करवाता है, तो मान के चलिए फिर से ये ए वेक्टर है, ये है हमारे लिए बी वेक्टर। तो हमने एक ए बी प्लेन कास्ट किया सबसे पहले, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो जब आप प्लेन परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसके क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट होगा। तो आप मैग्नीट्यूड आप यहां लेंगे, या आप यहां यूज करेंगे, या आप यहां यूज करेंगे, या फिर यहां यूज करेंगे। ठीक है, इस प्लेन परपेंडिकुलर को फिलहाल हम बोलते हैं सी वेक्टर। कॉरस्पॉन्डिंग सी वेक्टर ये भी है हमारे लिए, ये भी है और ये भी है। सी वेक्टर रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को। कौन से क्रॉस प्रोडक्ट को, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है? अब आप इस लाइंस को मैच करेंगे, अगर आप इसको भी एक प्लेन अज्यूम कर रहे हैं, ये अगर हमारे लिए प्लेन है, तो ये ओवरऑल फिगर किस चीज के लिए है, ये ओवरऑल फिगर हमें रिप्रेजेंट करके दे रहा है, वो है क्यूबॉइड। ठीक है, जिसका लेंथ ए है, जिसका विड्थ बी है, और जिसका हाइट जो होगा वो सी के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। हाँ, यहाँ पे एंगल सस्टेंशन पे हम लोग अपने विड्थ को जरूर रिप्रेजेंट करने पे सोचेंगे कि क्या ये लेंथ और ब्रेथ जो है तरीके से 90 डिग्री पे रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो उस चीज को हम, या फिर हम लोग एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग एंगल सस्टेंशन का यूज करते हैं। तो इस एंगल सस्टेंशन को रिप्रेजेंट करने में डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हमें हेल्प करता है। इन सिंपल मेथड क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो ये दो प्लेन्स के बीच का परपेंडिकुलर है जो किसी एक वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट होगा, इसलिए हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्योंकि दो वेक्टर को क्रॉस करने पे, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, यानी कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और जिसके पास डायरेक्शन भी अवेलेबल है। क्लियर है? तो ये है हमारा प्लेन परपेंडिकुलर थ्योरी। तो मान के चलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, अगर हम इसे फिलहाल सी वेक्टर नाम ना दे करके इसका मैग्नीट्यूड लिखने का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाए इस मेथड को, तो इसका फॉर्मूला होगा ए बी साइन थीटा। अब साइन थीटा क्यों, तो साइन थीटा एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, एक परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसी वजह से हम यहाँ पे साइन थीटा यूज करते हैं। प्रोजेक्शन एंगल के साथ हम cos थीटा यूज करते हैं, क्योंकि वो बेस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा का रिप्रेजेंटेशन आता है। और परपेंडिकुलर सेक्शन में, चूंकि प्लेन परपेंडिकुलर सेक्शन है, तो परपेंडिकुलर सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है वो है साइन थीटा, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए बी साइन थीटा। अब हमने देखा कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, जो कि एक नंबर फॉर्म में आएगा, यानी कि एक मैग्नीट्यूड होगा इंडिपेंडेंटली। तो फिर हम वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमने एक कैप अज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि एज ए यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमने इन दोनों ही फिगर्स में एक्स, वाई और जेड की परिकल्पना नहीं करी थी, इस वजह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को, यानी कि मान के चलिए सी के डायरेक्शन को जो परपेंडिकुलर है, इसे हम मानते हैं एन। ठीक है, एन हमारा यूनिट वेक्टर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, एन कैप। इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, एन कैप, ये भी एन कैप, ये भी एन कैप, ये भी, यानी कि सारे के सारे प्लेन परपेंडिकुलर्स वो क्या है, हमारे लिए एन कैप। जैसे आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप मानते हैं, वाई के लिए जे कैप, जेड के लिए के कैप, तो वो क्या है, वो एक एज्यूम्ड वैल्यू है। उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन है फिलहाल परपेंडिकुलर का, इसे हम अज्यूम करते हैं एन कैप। तो चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करना है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई देंगे एन कैप से। इस एन कैप के आने से ये जो होल टर्म है
ये जो होल टर्म है वो वेक्टर असेंबली में जाएगा और ये वेक्टर की तरह ट्रीट होगा। इसी वजह से दो हम बोलते हैं कि दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ड्यू टू ए यूनिट कैप, जो कि हम या तो i j k के टर्म में मान सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली, या फिर हम उसे अज्यूम कर सकते हैं किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के थ्रू। अब अगर मान के चलिए हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग इसका? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मान के चलिए अगर हम यहाँ पे इसे सी वेक्टर बोल रहे होते तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होता? तो केवल सी। अब यहां से हम ए इंटू बी तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फिर ए और बी यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर नहीं है, यानी यहाँ पे अज्यूम करना मुश्किल होगा हमारे लिए कि ये ए वेक्टर था और बी वेक्टर था। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन आता है तब हम या तो बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं या वेक्टर असेंबली में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप वेक्टर लिखेंगे जरूर, बट मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए आप इसे मॉड सस्टेंशन में डालेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है, ये मॉड जो है वो मैग्नीट्यूड के लिए है, और यानी कि सी जो है, सी एक मैग्नीट्यूड है किसके लिए? सी वेक्टर के लिए, जिसकी वैल्यू कहां से सस्टेन हो रही है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। यानी जब भी आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख करके आपको वहां पे मॉड यूज करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? मॉड यूज करेंगे। अब मॉड यूज करने का फायदा क्या है कि हमने पूरे के पूरे होल क्वांटिटी को हम केवल मैग्नीट्यूड सस्पेंशन में रख रहे हैं, केवल और केवल मैग्नीट्यूड को ही अज्यूम कर रहे हैं। तो क्या होगा? ए बी साइन थीटा, ये रहा हमारा मैग्नीट्यूड। हम यहाँ पे ओमिट करेंगे किसे? एन कैप को, क्योंकि एन कैप हमारा यूनिट वेक्टर था जो रिस्पॉन्सिबल बना रहा था इस क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए। पर जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होंगे तो फिर एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है। और सेम कंडीशन से अगर हम बात करें एंगल निकालने के लिए, तो अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ए का मैग्नीट्यूड इंटू क्या आएगा? बी का मैग्नीट्यूड। तो ये एक कॉमन फॉर्मूला है, बेसलाइन फॉर्मूला होगा हमारे लिए एंगल निकालने का। बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपने दो वेक्टर्स के बीच का एंगल यूज करना है तो आप डॉट प्रोडक्ट यूज करें, वो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा इजी होगा आपके लिए, बशर्ते कि अगर आप साइन यूज करें। क्योंकि साइन यूज करने में सबसे पहले आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले से निकाल रखा है तो फिर ठीक है, आप साइन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर दो गिवन वेक्टर्स हो, ठीक है, और केवल एंगल आपके लिए इंपॉर्टेंट है वहां पे निकालना, तो आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट को ही वेरीफाई करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए टाइम सेविंग होगा, टाइम को कम कंज्यूम करता है। तो इन ट्रांजिशन को लेकर के अगर हम वेक्टर को एनालाइज करें अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इसके लिए हमने कुछ मेथड्स देखना है जिससे हम अपने वेक्टर को एनालाइज करेंगे। तो मान के चलिए लेट ए वेक्टर, मान लीजिए कि ए वेक्टर जो है वो डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में x1 आएगा प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड जो आपका b वेक्टर होगा वो होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। मान के चलिए ये दो वेक्टर्स हैं, इन्हें हमने वेक्टरली ट्रीट करना है, वेक्टर आइडेंटिटी से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास? वो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्रॉस आप करेंगे इसे, एक्चुअली यहां नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप के साथ। तो आप एक एलिमेंट
तीन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलर विथ दीज टू, तो हमारे पास आएगा 9 एलिमेंट्स का सेट। 3 into 3 is equal to 9 एलिमेंट्स का सेट होगा हमारे पास। जब हम x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 मैग्नीट्यूड वाइज होगा और i कैप क्रॉस i कैप, i कैप क्रॉस i कैप प्लस फिर x1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, x1 इंटू y2 और ये है i कैप और ये है j कैप, i कैप क्रॉस j कैप प्लस ये x1 है और ये है z2, तो x1 z2 i कैप क्रॉस k कैप प्लस फिर आप y1 के साथ तीनों एलिमेंट्स को रखेंगे तो ये है y1 और ये है x2। y1 के लिए एलिमेंट क्या होगा j कैप क्रॉस ये होगा हमारे लिए i कैप। यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे कि पहले j था तो हमने पहले j लिखा है, फिर i था यानी x2 के लिए i था तो हमने बाद में i लिखा है। क्रॉस प्रोडक्ट में ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो वर्ड पहले आए उसे आप पहले रखेंगे उस कैप को, फिर जो सेकेंड आए उसे आपने सेकेंड में रखना है। डॉट प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को पहले रख सकते हैं या आप किसी को बाद में रख सकते हैं, ठीक है। दोनों के रिजल्ट में कोई हिंड्रेंस नहीं है। चूंकि मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो डायरेक्शन असेंबली का वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वेक्टर के पास डायरेक्शन अवेलेबल होता है, इसलिए आप इस ट्रांजिशन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं अनलेस जब तक कोई कंडीशन अवेलेबल ना हो। तो आप पहले को पहले लिखेंगे और दूसरे एलिमेंट को दूसरे टर्म में ही क्रॉस करेंगे। प्लस ये है हमारा y1, ये है हमारा y2, y1 y2, ठीक है। ये है j और ये है j कैप क्रॉस j कैप प्लस ये है y1, ये है z2, तो y1 z2, ये है j कैप, फिर आएगा हमारा k कैप प्लस फिर है z1 के साथ है हमारे पास x2 यानी इसके लिए k कैप, इसके लिए i कैप, k कैप क्रॉस i कैप प्लस z1 y2 k कैप क्रॉस j कैप प्लस z1 z2 k कैप क्रॉस k कैप। आप देख सकते हैं यहाँ 9 एलिमेंट्स है हमारे पास corresponding to the vectors। तो अगर आप इस एलिमेंट को अगर आप सॉल्व कर रहे हो अपने एक्सिस पे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो मान के चलिए ये है हमारे लिए एक्स एक्सिस, ये है हमारे लिए वाई और ये है कॉरस्पॉन्डिंग जेड, ठीक है। तीनों का तीनों एक्सिस खुद में क्या है परपेंडिकुलर पास कर रहा है। तो अगर आप यहां देखें तो अगर मान के चलिए इसे मैं बोलूं एक्स जेड प्लेन, ये क्या है हमारे लिए एक्स जेड प्लेन, क्लियर है। तो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स में अगर हम सेम एलिमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज करें आई कैप क्रॉस आई कैप, वो बराबर होगा जे कैप क्रॉस जे कैप के इज इक्वल टू होगा के कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। पर कैसे? तो अब आई हो या जे हो या के कैप, ठीक है, तीनों कैप्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से जब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो आपने लिखना है ए बी साइन थीटा, ठीक है। साइन क्या है? साइन उन दोनों के बीच के एंगल्स हैं और एन कैप क्या है? एन कैप है हमारे लिए उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो आप देखेंगे कि आई का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 into 1 आप लिख सकते हैं, यानी 1 into 1 आप काफी बार लिख सकते हैं, इसके लिए भी 1 into 1, इसके लिए भी 1 into 1। फिर बारी है साइन थीटा, क्लियर है। तो साइन थीटा क्या है हमारे लिए? तो अब आई का एंगल आई से यानी एक्स इटसेल्फ एक्स से बना है एंगल, या तो वाई से यानी कि जे से, जे कैप के लिए कॉरस्पॉन्डिंग फिर है के यानी कि जेड से कितना एंगल बनाएगा? तो मान के चलिए ये वाई है और ये दूसरा भी इसी पे वाई है, दोनों के बीच के एंगल्स क्या है? 0, तो ये है 0।
ठीक है। और आप फिलहाल यहाँ पे एन कैप से रिप्रेजेंट रखिए किसको, तो डायरेक्शन को। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि साइन 0 है, जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है वो है 0, तो ये नेट टर्म को ही क्या लाएगा, वो लाएगा 0 वेक्टर। ठीक है, एन कैप को अगर आप वेक्टर अज्यूम करेंगे तो ये नेट टर्म में क्या है, ये है 0 वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से ट्रीटमेंट में आएगा, एज ए 0 ट्रीटमेंट में आएगा। तो यानी हमारे लिए जो 3 टर्म्स हैं कौन कौन से, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 वेक्टर्स, ये ओमिट हो जाएंगे। अब हमारे पास ऑपरेट करने के लिए बचेंगे केवल 6 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इन 6 एलिमेंट्स को अगर आप एनालाइज करें तो हम 2 एनालिसिस में रखते हैं इसे, एक है क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एनालिसिस देंगे और दूसरा होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस घड़ी के चलने की दिशा में, यानी इस तरीके से, और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा हम लोगों का, तो मान के चलिए ये है आई कैप के कॉरस्पॉन्डिंग, ये है जे कैप और ये है हमारे लिए के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप हम लोग 3 का सेट लिख रहे हैं, जे से के और फिर के से आई, एक एक करके हम चलते हैं। आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे क्या होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब आप आई क्रॉस जे निकाल रहे होंगे, आई जे, तो मान के चलिए आई क्रॉस जे का मतलब क्या है, ये प्लेन, ये जो प्लेन है इसे हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन का मींस आई और जे का प्लेन, आई जे प्लेन के। अब आई जे प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ये है परपेंडिकुलर, यानी कि यही तो जेड एक्सिस है जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये है परपेंडिकुलर, यानी ये क्या है, के कैप। तो जब आई क्रॉस के करेंगे तो उसका प्लेन परपेंडिकुलर क्या आएगा, उसका प्लेन परपेंडिकुलर आएगा जेड एक्सिस, यानी कि के कैप। तो ये है हमारे लिए के कैप। ठीक है, उसी तरीके से जब आप के क्रॉस जे क्रॉस के करेंगे तो जे ये है, यानी कि वाई एक्सिस जे कैप के लिए, और ये है जेड है के कैप के लिए। तो जब आप जे और के को क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले आप प्लेन बनाएंगे, तो ये है हमारे पास प्लेन, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये पैरेलल टू किसके है, एक्स एक्सिस के, यानी कि ये लाइन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखा होगा आपके लिए, आई कैप। तो ये होगा आपके लिए आई कैप। उसी तरीके से अगर, तो ये होगा आपके लिए आई कैप। उसी तरीके से जब आप के आई को करेंगे तो के आई क्या है, तो ये कौन सा प्लेन था, यही तो था हमारा के वाई प्लेन। क्लियर है, के मींस जेड एक्सिस, आई मींस एक्स एक्सिस। तो ये क्या है, एक्स जेड प्लेन। अब एक्स जेड प्लेन का परपेंडिकुलर क्या है, ये किस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, तो वो है हमारा जे कैप के डायरेक्शन में। तो ये है हमारे लिए जे कैप। ठीक है, ये है हमारा क्लॉकवाइज मल्टीप्लिकेशन। आप इसे इस तरीके से याद समझ सकते हैं कि किसी भी 2 कैप्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इन आई कैप जे कैप और के कैप के बिटवीन, तो आप किसी भी 2 का मल्टीप्लिकेशन आप थर्ड लिख सकते हैं। बस जरूरत ये होगा हमें ध्यान देना कि ये क्लॉकवाइज मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है या एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है। तो जब आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा तो ये है क्लॉकवाइज, और ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये है हमारा क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आपके लिए जो टर्म्स है वो है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज के लिए टर्म्स है नेगेटिव। सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली ये है हमारा एंटी, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेक्शन। ठीक है ना, आई से जे, आई से हम कहाँ गए हैं, जे पे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, के। तो जब हम आई से जे जाएंगे तो ये क्या है हमारा डायरेक्शन, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में चलेंगे तो क्या होगा हमारे लिए, क्लॉकवाइज में अवेलेबल होगा, आप जे से आई चलिए, जे क्रॉस आई। ठीक है, तो जे से जब आप आई की तरफ जाएंगे तो आपका डायरेक्शन क्या होगा,
आप राइट हैंड स्क्वायर रूल का इस्तेमाल करिए इस वक्त। इस बार हम एक डिफरेंट मेथड समझते हैं मल्टीप्लिकेशन के कैप के डायरेक्शन के लिए। तो मान के चलिए अगर आप जे से आई जा रहे हैं, ठीक है, तो जे ये है जे, वाई एक्सिस के टर्म में और एक्स इधर है, ये है जे और ये है एक्स। तो जब आप जे से आई की तरफ जाएंगे तो आपका थंब किधर है, तो थंब है आपका इनसाइड, ठीक है ना, इस बोर्ड के अंदर की तरफ जाते हुए, यानी इस प्लेन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे लिए, ये है जेड एक्सिस का उल्टा, क्योंकि अब आगे की तरफ है हमारे लिए जेड एक्सिस, तो इसका पीछे क्या होगा हमारा, तो माइनस जेड एक्सिस। तो आगे की तरफ के लिए जेड एक्सिस यानी के कैप, तो पीछे के लिए होगा माइनस जेड एक्सिस यानी माइनस के कैप के टर्म में। तो आप यहाँ पे अपने राइट हैंड थंब रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको देखना है कि जिस डायरेक्शन से आपने घूमना है उस डायरेक्शन को पहले करते हुए बाद में जाएंगे। यानी पहला कौन सा वर्ड था, जे किधर होता है, ऊपर, ठीक है, एक्स किधर होता है, इस तरफ। तो जब हम जे से आई की तरफ जाएंगे, जे से आई की तरफ जाएंगे, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो मेरा थंब किधर जाएगा, थंब अंदर की तरफ जाएगा। तो अंदर की तरफ है यानी कि नेगेटिव सस्पेंशन में हम नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। तो नेगेटिव जेड एक्सिस होने की वजह से जो आंसर होगा वो होगा हमारे लिए माइनस के कैप। उसी तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करें के कैप क्रॉस जे कैप को, तब कैसे लिखेंगे हम, तो जे और के को रिप्रेजेंट करने के लिए जे क्या है हमारे लिए, ये है हमारे लिए जेड एक्सिस और ये है हमारे लिए कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये जेड है और ये वाई है। तो आप इसी लेंथ को आप बनाए रखिए। तो पहले जेड है मान के चलिए इस तरफ जेड और फिर y, ठीक है। तो z से जब y जाइएगा, z से जब आप y जाएंगे तो क्या है, थंब फिर से अंदर की तरफ है यानी कि डायरेक्शन में माइनस आना है, डायरेक्शन माइनस आना है। अब देखिए z से एक्चुअली zy प्लेन आएगा कैसे, तो zy प्लेन समझने के लिए आप समझ सकते हैं जो हमने शुरू में ही डेटा सीखा था। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस, ठीक है। ये z है, ये y, तो प्लेन कौन सा होगा, ये वाला प्लेन, यानी मेरा बॉडी वाला, मेरा जो बॉडी है ये सेक्शन, ये हमारा प्लेन होगा, कौन सा प्लेन, ये होगा हमारे लिए YZ प्लेन। तो अगर हम थंब रखें, ठीक है ना, अगर YZ के कॉरस्पॉन्डिंग हमने घूमना है तो ये है K और ये है J। तो ये है मेरे, ये डायरेक्शन जो है मेरे लिए Z एक्सिस है, तो ये मैंने हाथ रखा थंब रूल के हिसाब से, ये है Z एक्सिस, ये Z का डायरेक्शन है आपके सामने, और के Y किधर है, Y है ऊपर की तरफ यानी मेरा हाइट Y है। इस तरीके से चलेंगे, हाइट यानी कि सामने से हाइट की तरफ, ठीक है। तो मेरा थंब किधर इस वक्त एक्सप्रेस होगा, तो पीछे की तरफ। तो एक्स एक्सिस किधर होता है, सामने की तरफ, और माइनस एक्स एक्सिस किधर होता है, पीछे की तरफ। तो पीछे के लिए कौन सा डायरेक्शन आएगा, माइनस आई कैप। आगे के लिए कौन सा डायरेक्शन है, आई कैप। पीछे के लिए कौन सा डायरेक्शन आएगा, माइनस आई कैप, यानी कि नेगेटिव वेक्टर के टर्म में। इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस के टर्म में है इसलिए आई कैप। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जे के और जे है तो आपका आंसर तो आई ही आएगा। आपने केवल ट्रांजिशन देखना है कि आप क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, या फिगर में आप देख लेंगे। तो ये है के और ये है जे। तो के से जब आप जे जाएंगे, के से जब आप जे जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आएगा हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यू आएगा नेगेटिव, तो ये आएगा नेगेटिव। उसी तरीके से अगर हम आई क्रॉस के को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मेथड से, जब ये i है और ये k है, i से k ऐसे, ठीक है ना, i से k, जब हम i से k जाएंगे तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, i से k क्लॉकवाइज पूरा कर रहे हैं हम लोग ऐसे, तो क्या आएगा आंसर, माइनस। क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का आंसर हमेशा नेगेटिव सेक्शन में आएगा। i और k है अवेलेबल, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, j कैप। तो ये है 6 एलिमेंट्स। आपने बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी दो वेक्टर के कैप्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आंसर के रूप में तो तीसरा वेक्टर होता है, बट आपने जो ध्यान रखना है वो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ट्रांजिशन को, ताकि आप अपना जस्टिफाई कर पाए नेगेटिव और पॉजिटिव। और ये बहुत जरूरी है कर पाना। क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव वैल्यू ला के देगा और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ला के देगा। आप इसके लिए फिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने हाइपोथेटिकल प्लेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव निकालने के लिए। तो हमारा रिजल्ट क्या है, हमने क्या अचीव किया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अंदर। तो
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो हमारा एलिमेंट था, जो कि 6 एलिमेंट यहाँ पे अभी इफेक्टिव है, अगर इसे हम ट्रीट करें तो x1 इंटू y2, x1 y2, ये है i क्रॉस j, ठीक है ना। तो i क्रॉस j हमारे लिए क्या है, वो है हमारे लिए a कैप प्लस, फिर हमारे लिए कौन सा एलिमेंट है, x1 z2, x1 z2। अब x1 z2 में कौन सा है, i कैप क्रॉस k कैप। तो i कैप क्रॉस k कैप देखिए क्या है, i कैप क्रॉस k कैप माइनस j कैप। तो माइनस j कैप है तो आप माइनस इधर j कैप लिखेंगे और माइनस मल्टीप्लाई करके आप इधर लिखें माइनस। फिर बारी है y1 x2 की, तो y1 x2 एलिमेंट कौन सा है हमारा, j क्रॉस i। तो j क्रॉस i क्या था, j क्रॉस i था माइनस k, तो माइनस आप यहाँ लेंगे और ये है k कैप। फिर एक एलिमेंट कौन सा है हमारा, z1 y1 z2, y1 z2 क्रॉस क्या है हमारे पास एलिमेंट j और k, j और k क्या है हमारे लिए i है प्लस, फिर यहाँ पे आएगी z1 x2 एलिमेंट कौन सा है ki, z1 x2 एलिमेंट है ki, ki आप खोज लें यहाँ पे, ki क्या है हमारे लिए j कैप। आप इंडायरेक्टली उसमें प्लेन से भी आप निकालते जा सकते हैं i और j के बारे में। z1 y2, तो z1 y2, ठीक है, z1 y2 के साथ क्या है k और j, ठीक है। मान के चलिए आपने इस डेटा से नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं j और k और j। तो ये रहा हमारा k, ये रहा हमारा j। तो k से जब आप j की तरफ जाइएगा, पहले k है फिर j की तरफ जाइएगा, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज ट्रांजिशन है। तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव वैल्यू है तो आप नेगेटिव करके पहले ही आप नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और k और j है तो आपका आंसर आना क्या है, i, ठीक है। 2 का एलिमेंट तीसरा आंसर। तो ये है माइनस i। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं सेम सेट्स को, यानी कि a क्रॉस b के अंदर आप कॉमन ले सकते हैं i वाले सेट को, फिर j को एक साथ कंबाइन कीजिए, k को एक साथ कंबाइन कर दीजिए। तो क्या आएगा, हमने i में ये है और ये एलिमेंट है, तो ये प्लस में है y1 z2, ये प्लस में था, और ये है माइनस z1 y2, ये है i कैप, ठीक है। प्लस ले लीजिए, फिर j की वैल्यू ले लीजिए, ये है j और ये है j कैप में, तो ये प्लस के साथ है तो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, तो j है तो z1 x2, ठीक है ना। आप लिखना चाहें तो आप पहले x2 लिख सकते हैं फिर z लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे सीक्वेंस में x2 z1 माइनस, अब देखिए x2 और z1 है तो अगला आंसर आपका जरूर x1 और z2 ही होना है, ठीक है। आप देख लीजिए x1 है और z2 है माइनस में, ठीक है। नंबर पैटर्न बस शिफ्ट करता है, जैसे ये x है और z है, x एक्सिस है z एक्सिस मान लीजिए, तो बचा कौन, बचा है y एक्सिस। y एक्सिस के लिए जो कैप है वो कौन सा कैप है हमारे पास, j कैप। तो आप यहाँ पे j कैप आसानी से लिख पाएंगे। तो यही है हमारा बस ट्रांजिशन। यहाँ पे इसमें अवेलेबल x नहीं था इसलिए i कैप है प्लस, फिर बारी है k के लिए, तो ये है पॉजिटिव, ठीक है ना। x1 y2 माइनस, तो इसको शिफ्ट कर दीजिए उल्टा x2 y1, चेक कर लीजिए x1 y2, अगला क्या है y1 x2। तो आप सीक्वेंस में लिखेंगे तो थोड़ा बेहतर रिजल्ट लिख पाएंगे, जैसे कि y1 z2 है तो आप चाहें तो यहाँ पे इसे उल्टा करके लिख लें z2 y2 z1। कुछ नहीं है, इसे याद करने में थोड़ा आसानी हो सकता है। रेदर इस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एक और अच्छा मेथड है जिसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलेंगे, और वो मोर कॉमन यूज में रखा जाए तो वो ज्यादा आसानी से हम उसे याद कर पाएंगे और निकालना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा और बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। तो ये रहा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का सेक्शन, ये है हमारी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वैल्यू, ठीक है। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमने रिजल्ट लाया है वो है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब इस वेक्टर फॉर्म के हिसाब से अगर हमने यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करना है तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से हमें डिस्क्राइब करना है,
ये इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं इस वेक्टर के लिए हम। लेट मान के चलिए आप एक एलिमेंट x, ठीक है, कैपिटल x को i कैप के साथ वाला एलिमेंट आप बोल ले, तो ये क्या है, इज इक्वल टू y1 z2 माइनस y2 z1। देखिए अगर ये नंबर में होगा तो ये नंबर यहीं पे सॉल्व हो चुका होगा और आपके पास एक बहुत कॉमन आंसर आएगा। जैसे मान के चलिए a कैप क्रॉस a कैप a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू, जैसे मान के चलिए -1 मल्टीप्लाई एंड सब्सट्रैक्शन के बाद ये आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, तो वो मैग्नीट्यूड आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर जनरल इसे यूज करने के लिए कभी इतना लेंथी फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप वो याद रखेंगे आसानी से आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो भाई आप मान लीजिए जे कैप वाला एलिमेंट जो कि है x2 z1 माइनस x1 z2 और z आप मान लें कैपिटल Z के कैप के साथ वाले एलिमेंट को, यानी कि x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है। ऐसा लिखने से वेक्टर क्या हो गया हमारे लिए, आप लिख पाएंगे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है ना। ये जस्ट लिखने को हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। एंड ये तो है वेक्टर फॉर्म, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास अवेलेबल है i कैप j कैप और k कैप, ठीक है। तो जब i कैप j कैप k कैप अवेलेबल है आपके पास, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी यहाँ पे। फिर अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का जब मॉड, यानी कि आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तब आप कॉमनली लिख पाएंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये काफी कॉमन फॉर्मेट में ये आंसर है जो हमने हमेशा से सीखा था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो ये रहेगा हमारे एलिमेंट, यानी हमारे पास मोर प्रैक्टिकल फॉर्म यही है, आपको याद रखना। लेकिन जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख लेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा इजी होगा, किसी भी वेक्टर ट्रांजिशन को, किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट को, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के लिए वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। कम मेहनत करना पड़ता है उसमें और काफी सॉलिड रिजल्ट आता है, यानी कि उसमें माइनस प्लस के साइंस के बीच गड़बड़ होने की संभावना कम होती है। इसके बनस्पत अगर ये याद है तो ठीक है, और अगर नहीं याद है तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके, यानी कि उसके क्रॉस सेक्शन का, क्रॉस प्रोडक्ट के सेक्शन का यूज करके आप काफी आसानी से मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कि किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का हम कैसे मल्टीप्लिकेशन निकाल पाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। डॉट प्रोडक्ट तो स्टिल वो अपने आप में ही इजी है था काफी। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से सीखेंगे और उसके ट्रांजिशंस को देखेंगे, कैसे उसमें एंगल्स को निकालते हैं, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट्स को निकालते हैं और कैसे उसमें हम लोग वेक्टर्स को एनालाइज करते हैं। आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।